हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आरंभ बैच। वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। मेरे क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इस चैप्टर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ गाइस, समझना इस बात को, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ड्यूअल नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ड्यूअल नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पहला नेचर इज द वेव नेचर। पहला नेचर इज द वेव नेचर जो मैक्सवेल ने हमें बताया था। और इस वेव नेचर की वजह से आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसी चीज़ों का बारे में आप बता सकते हो कि हाँ, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये सारी हरकत करता है। लेकिन इसका जो पार्टिकल नेचर होता है, इसका जो पार्टिकल नेचर होता है वो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। जैसे कि हमें धीरे धीरे गर्मी का एहसास होना, खाने का धीरे धीरे पकना। अगर आग के सामने आप खड़े हो तो आपकी बॉडी में आग की गर्मी का धीरे धीरे आना। लोहे की गेंद को अगर आपने आग में डाला है तो पहले वो गर्म होगी, फिर हल्की लाल, फिर ब्राइट रेड, फिर ऑरेंज, फिर वाइट, फिर ब्लू और फिर मेल्ट। ऐसा एक एक स्टेप में क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेडिएशन पार्टिकल नेचर के हैं। ये एक एक पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। तो पार्टिकल नेचर को सबसे पहले प्रूफ किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने। प्लैंक्स ने अपनी क्वांटम थियरी के अंदर इसको प्रूफ किया और आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू इसको प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे और अच्छे तरीके से क्लियर करेगा। तो जब आप ये दोनों कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो नेचर हैं, दैट इज वेव एंड पार्टिकल नेचर। तो आज हम लोग हमारे सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि ये प्रूफ करेगा कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, this experiment was done by हर्ट्ज। आपके जो हर्ट्ज चाचा हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट को किया था वे बैक इन 1877। उस समय इनको पता भी नहीं था कि कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी शानदार चीज कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, एक ग्लास की इस प्रकार ट्यूब ले ली, एक ग्लास ट्यूब ले ली, ये ठीक है, एक ग्लास ट्यूब ले ली। अब क्या करा, यहां पर अगेन उन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया। ठीक है, यहां पर इन्होंने क्या करा, एक मेटल की प्लेट ले ली, एक मेटल प्लेट ले ली। सामने की तरफ इन्होंने एक डिटेक्टर लगा दिया जो यहां पर आप लोगों के एक मीटर से कनेक्टेड है, जो सामने आपके एक मीटर से कनेक्टेड है। और इस तरीके से इसे कनेक्ट कर दिया। अपन इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहां पर अपन इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब यहां पर समझना, ये जो मेटल की प्लेट ली है, ये जो मेटल की प्लेट ली है, ये ऐसे मेटल की ली है जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, जो अपने इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। दैट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दैट इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली छोड़ दे। देयरफॉर सेजियम का यहां पर इस्तेमाल किया गया। देयरफॉर सेजियम इज यूज्ड। यहां पर क्या यूज किया गया, सेजियम का यहां पर इस्तेमाल किया। ये सेजियम की मेटल प्लेट का इस्तेमाल किया गया। ये आपका डिटेक्टर है और यहां पर क्या किया गया, मैं इस हर्ट्ज का नाम मिटा रहा हूं। यहां पर हमारे पास में एक सोर्स है और इस सोर्स से हम लोगों ने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसकी एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू है, एक स्पेसिफिक एनर्जी की हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने इसके ऊपर इंसिडेंट किया। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को हमने इसके ऊपर इंसिडेंस किया। जैसे ही लाइट, जैसे ही वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने आकर इस इलेक्ट्रॉन की सरफेस पर टक्कर मारी,
अचानक से आपको डुइंग करके एक इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलता हुआ दिखाई दिया, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से फोटोन। अब इस इफेक्ट को फिर से मैं आपको अच्छे से अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, हर्ट्ज ने क्या किया, कांच की ट्यूब ली, कांच की ट्यूब में एक तरफ मेटल की प्लेट लगा दी, एक तरफ डिटेक्टर लगा दिया, डिटेक्टर को एक एमीटर से कनेक्ट कर दिया जो कि आपको सिग्नल्स देगा जब उसके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल आकर टकराएगा, और बदले में इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ताकि आपको एमीटर को सप्लाई मिल सके। अब हमने क्या करा, एक स्पेसिफिक रेडिएशन वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, जिसकी एनर्जी ई है, उसको मैंने इस सेजियम नाम की प्लेट पर गिराया। सर सेजियम ही क्यों यूज़ किया? क्योंकि बेटा सेजियम एक ऐसा मेटल है जो अपने इलेक्ट्रॉन को सबसे आसानी के साथ छोड़ देगा, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो जैसे ही सोर्स से लाइट आकर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आकर सेजियम पर गिरा, आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन तुरंत निकला, डिटेक्टर पर टकराया और एमीटर ने रीडिंग दी। अब एक बात समझना, अगर मेरे पास में साउंड वेव है, ये साउंड वेव है, अगर इस साउंड वेव को मैं इस मेटल के ऊपर बोलूं तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकल पा रहा है? नहीं। दैट मीन्स अगर आपके साउंड के पास मात्र वेव नेचर है, तो वेव के पास ऐसी ताकत थोड़ी है कि वो मेटल को इतनी जोर से मारे कि उसका इलेक्ट्रॉन ही निकल जाए। भाई, मारने की ताकत ऐसे इंसान के पास हो कि जिसके पास में मास हो, जिसके पास में ताकत हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिल्डिंग के कोने पे खड़ा हूँ और एक आत्मा दौड़ के आए और मेरे को धक्का दे, तो भाई आत्मा तो मेरी बॉडी के आर पार निकल जाएगी, क्योंकि वो तो वेव है। तो क्या मैं बिल्डिंग से नीचे गिरूंगा? नहीं। लेकिन भाई अगर मेरा दोस्त जो कि आत्मा नहीं है, जिसके खुद के पास में बॉडी है, वो दौड़ के आएगा और मेरे को धक्का मारेगा, तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, क्योंकि उसके पास में पार्टिकल नेचर है, क्योंकि उसके पास में मास है। तो वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास में भी ऐसे ही कुछ फील हुआ हमें। क्या फील हुआ कि यार इसके पास में पार्टिकल नेचर है, मतलब ये आई और इतनी जोर से इसने इस मेटल को मारा कि उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर आप इसके कान पे आके मेटल के पास में सेजियम 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 भी चिल्लाओगे तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो आवाज़ है, जो तुम्हारा साउंड है, वो मात्र वेव नेचर का है। तो वेव नेचर के पास में ताकत नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन का निकलना इस बात का प्रूफ है कि तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तुम्हारी लाइट के पास में पार्टिकल नेचर है। वो किसी ऑब्जेक्ट को इतनी जोर से हिट करती है कि उसके पार्टिकल को रिलीज कर देती है। ये भी एक तरीके का पार्टिकल नेचर है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से प्रूफ हुआ। तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले, फटाफट से हम सारे ऑब्जर्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर्ट्ज ने बोला दैट देयर वाज नो टाइम लैग, देयर वाज नो टाइम लैग बिटवीन striking of light and ejection of electron, और वी कैन से फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना और लाइट का उस पर गिरना। देयर वॉज नो टाइम लैग, मतलब जैसे ही आकर लाइट इस पर गिरेगी टक से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मतलब आपको समझ भी नहीं आएगा कि लाइट गिरते इलेक्ट्रॉन निकल गया। मतलब ऐसा नहीं कि लाइट गिरी, थोड़ी देर रुकी, फिर इलेक्ट्रॉन निकला। नहीं, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकला, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन निकला, लाइट गिरी, फोटो इलेक्ट्रॉन निकला। क्या बात समझ में आ गई? दूसरी बात इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली, दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected is directly based on, या is directly proportional to the brightness of light, brightness और intensity of light, brightness और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी आपकी लाइट की ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी या लाइट की चमक जितनी ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व करा कि एरा गेरा नथु गेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता है।
उन्होंने देखा कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास या इस लाइट के पास एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए या एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर वो लाइट उतनी फ्रीक्वेंसी की या उससे ज़्यादा है तब आपके मेटल से वो इलेक्ट्रॉन निकालने की ताकत रखती है। लेकिन अगर उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से आपके द्वारा गिराई गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी अगर कम हुई तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। तो एक टर्म उन्होंने यहां पर लिखी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको उन्होंने न्यू नॉट से डिनोट किया। तो जो आपका एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो एच न्यू नॉट दिखाई देगा। मतलब कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो ये क्या होनी चाहिए? दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। अगर इससे फ्रीक्वेंसी कम हुई, भाई हम लोग सब जानते हैं हमारे एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू है। अगर तुम्हारे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी एच न्यू और एच न्यू नॉट बराबर है तब सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। लेकिन अगर ये एच न्यू नॉट से ज़्यादा है तो फिर इलेक्ट्रॉन आराम से निकलेगा। मतलब एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी तो होनी ही चाहिए, अगर इससे कम हुई तो इलेक्ट्रॉन कभी भी इजेक्ट नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? इनफैक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन will also depend on frequency। मतलब आपकी लाइट किस फ्रीक्वेंसी से, किस ताकत से आकर आपके फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो डिपेंड करेगी। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि आपकी लाइट के पास में अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, उस इलेक्ट्रॉन की, उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहला कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या आपके लाइट के पास में मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर वो नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और अगर वो है तभी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही फ्रीक्वेंसी की लाइट होनी चाहिए। दूसरी बात, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है भाई, ये निकलने के बाद तेज़ी से दौड़ के डिटेक्टर के पास जाएगा, तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। तो इस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो भी उस लाइट के फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड। दूसरा, अब फोटो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, कितनी ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे, वो डिपेंड करेगा कि इस लाइट की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी कितनी है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड विल डिपेंड ऑन ब्राइटनेस, नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी के दो ही काम है, इलेक्ट्रॉन निकालना और उनको स्पीड देना। लेकिन एक बार अगर इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हो गए, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करेगा ब्राइटनेस के ऊपर। दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन। फटाफट से इसको नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लिया? पक्की बात? ग्रेट। अब थोड़ा आगे चलते हैं और इतना बोलने के बाद आपके हर्ट्ज अंकल ज़्यादा बात नहीं कर पाए। लेकिन बाद में आए आइंस्टाइन चाचा। बाद में कौन आए? आइंस्टाइन चाचा। और आइंस्टाइन चाचा ने एक ज़रूरी बात बोली। बाद में आइंस्टाइन ने एक ज़रूरी बात बोली। उन्होंने बोला कि आपके फोटो या एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, दैट इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब अगर ये एनर्जी वाली लाइट तुम्हारे सेजियम पर गिरेगी
तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें म्यू नॉट से पता चलेगा। अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, if the frequency of incident light is greater than nu naught, then electrons will eject, then photoelectrons will eject। तो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाकायदा इजेक्ट करेगा। तो भाई आइंस्टाइन ने एक बात बोली कि फिर ऐसे के लिए आपकी एनर्जी आप एच न्यू नॉट लिख दो। आप ऐसे के लिए एच न्यू को एच न्यू नॉट लिख दो, और एच न्यू नॉट को हम लोग बोलेंगे डब्ल्यू नॉट। एच न्यू नॉट को कंबाइनली हम लोग क्या बोलेंगे? डब्ल्यू नॉट, जिसे बोला जाएगा वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट विल बी कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एच न्यू नॉट विल बी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। लेकिन उन्होंने बोला कि इस लाइट के पास में टोटल कितनी एनर्जी होनी चाहिए? इस लाइट के पास में टोटल कितनी एनर्जी होनी चाहिए? आपने बोला सर लाइट के पास में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि पहले जब वो लाइट जाकर मेटल पे गिरे तो वो इलेक्ट्रॉन को मेटल से खींच के बाहर ले आए और फिर उस इलेक्ट्रॉन को दौड़ने में मदद करे, उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी सप्लाई करने में मदद करे। तो उन्होंने बोला दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव should be equal to h nu naught, where h is Planck's constant and nu naught is the minimum threshold frequency, plus kinetic energy। यानी कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके पास में टोटल कितनी एनर्जी होनी चाहिए? उसके पास में मिनिमम उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि पहले तो वो लाइट को गिरने पर फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सके और फिर उसको काइनेटिक एनर्जी सप्लाई कर सके। तो यहां पर आपके आइंस्टाइन अंकल ने हमें बताया कि आप एच न्यू नॉट को ऐसा लिखो, काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम यानी मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर लिखो, इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शुड बी एच न्यू। यानी आपका एच न्यू प्लैंक्स कांस्टेंट से आ गया। तो ये एच न्यू किसके बराबर होना चाहिए? एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब अगर आप लोगों को मान लीजिए ये पूछा जाए दैट व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो आप इसके लिए हर्ट्ज इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो और आप लिख सकते हो दैट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बात समझ में आ गई? और ऐसा नहीं लिखना चाहो तो आप काइनेटिक एनर्जी लिख दो, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और एच कॉमन निकाल लो, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपको आइंस्टाइन अंकल ने दिया जिसका अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करने में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कुछ कुछ जगह पर आपको ये ऐसा भी दिख सकता है, और एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, where W naught is the work function। W naught is the work function। कोई बड़ी बात नहीं, इसको नोट करो। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, चलो फटाफट से नोट करो। लेट्स सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, बढ़िया वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर आप लोग एनसीईआरटी से भी सॉल्व कीजिएगा। एनसीईआरटी में भी कई सारे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे तो मेरे को 2-3 न्यूमेरिकल्स देखने को मिले। एनसीईआरटी में प्रॉब्लम 2.679 ऐसे कुछ उसके अंदर है। चलिए तो देखो, मैं तो सॉल्व करवा रहा हूँ क्वेश्चन तुमको। सबसे पहले इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अ मेटल वॉज इरेडिएटेड विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अ मेटल वॉज irradiated with light of frequency कितनी है? 5.2 into 10 to the power 14 per second। 5.2 into 10 to the power 14 per second। yield electrons with kinetic energy 1.3
इंटू 10⁻, कितना है भाई साहब, -19 जूल्स। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा फॉर्मूला एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा, न्यू नॉट, इसको उधर ले जाऊं अगर मैं, नहीं, अब एक्चुअली क्या है, मुझे न्यू नॉट निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी है, मेरे पास में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, और मुझे न्यू नॉट निकालना है, तो एक काम करता हूं, मैं पूरी इक्वेशन को एच से डिवाइड कर देता हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट से। एच एच गया, एच एच गया, तो ये हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी बाय एच। अब इजीली सॉल्व हो जाएगा। न्यू की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 5.2 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। न्यू नॉट तुमको निकालना है, प्लस 1.3 इंटू 10⁻−19 जूल अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड्स। तो जूल से जूल कट जाएगा, ये ऊपर जाके पर सेकेंड हो जाएगा, तो पर सेकेंड से पर सेकेंड कट गया। ठीक है, अब क्या करें, काइनेटिक एनर्जी जूल सेकेंड दे रखी है। अच्छा नहीं, अभी इसको काटना नहीं है, अब इसको नहीं काटते क्योंकि मेरे को पर सेकेंड चाहिए ना, और ये कटेगा भी नहीं, सिर्फ जूल्स कटेगा। अब 5.2 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस, मेरे को कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई गुलजारी लाल? हाँ जी, गुलजारी लाल इसको करेगा, 1.3 को डिवाइड करेगा 6.626 से, जम्बूरे 0.196, 0.196, तो इट विल बिकम 0.196 इंटू 10⁻, प्लस 34 में से 19 गया तो कितना, 15, 4 और 1 5, हाँ 15 और 19, हाँ ठीक है, इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5.2 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड माइनस 0.196 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड इज इक्वल टू म्यू नॉट। 5.2 में से क्या, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 ही मान लो, तो बस बचेगा 5 इंटू 10⁻, नहीं पर इसको मेरे को वो करना पड़ेगा, तो अगर मैं डेसिमल एक डिजिट इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 5.2 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड माइनस 1.96 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। अब मैं इसको कर पाऊंगा, तो 5.2 में से 1.96 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, 2, 3.24, 3.24 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड इज द म्यू नॉट। तो देखो इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बिल्कुल सही जवाब आया, एग्जैक्टली सही जवाब आया, बम चिकी चिकी बम आया, बिल्कुल एकदम बढ़िया। चलो नोट करो, अगला सवाल लिखेंगे फिर फटाफट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। तो देखो गाइस, इस तरीके के सवाल आपको आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। फॉर्मूला अगर आपको लगाते आ गया, फॉर्मूला क्या, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वगैरह सब मिक्स्ड है। लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम irradiates a metal, irradiates a metal and W नॉट इज, वर्क फंक्शन आपको दे रखा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन, फाइंड एनर्जी
ऑफ फोटोन। चलो अब मैं हटूंगा और आप लोगों को दिमाग लगाने के लिए कहूँगा कि लगाओ भैया दिमाग, और कैसे हुआ सॉल्व ज़रा सोचो, कैसे करोगे इस चीज़ को सॉल्व। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। W0 इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करना तो आपको इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसको जूल्स में ले जाना है तो मैं 1.9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स कर देता हूँ। मैं इसको तो अप्रॉक्सीमेटली 2 ही मान लेता हूँ, तो 16 2 32, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स विल बी योर वर्क नॉट, W0। सोचो सोचो, ये तो सॉल्व हो गया। चलो बहुत टाइम हो गया, करते हैं इसको सॉल्व। भाई मेरे पास में लेमडा की वैल्यू है 500 एंगस्ट्रॉम, तो 500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया मैंने, या 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसकी एनर्जी निकालूंगा तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से hc बाय लेमडा लगाऊंगा तो हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 इंटू 10⁻7 मीटर, मीटर मीटर सेकेंड, सेकेंड गया। मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 6.6 मान लेता हूँ, तो 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी 6 19, 19.8 इंटू 10⁻7 ऊपर हो जाके +7 हो जाएगा तो 15, 15 में से 19 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, तो इंटू 10⁻⁻19 जूल्स बाय 5, अप्रॉक्सीमेटली 20 मान लें इसको, तो 5 4 ज़ा 20, तो 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स इज द एनर्जी। इट इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ये आपके एक फोटोन की एनर्जी हो गई। क्या ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव सॉल्व। अब ये बोल रहा है आपको ये जो एनर्जी निकालनी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपको एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स निकालनी है। तो अभी ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी आपके पास में जूल्स में वैल्यू आई है। मैंने आपको समझाया ही है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतने जूल, तो इतने जूल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देयरफॉर आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इस तरह डिवाइड कर दो। तो ये कट गया, ये चला गया, तो 4 4 ज़ा 16, 10, 2.5, तो E की वैल्यू हो जाएगी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। इसका पार्ट 2 भी आपसे पूछ रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 पूछ रहा है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। तो अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इस W0 का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग सब जानते हैं दैट h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट माइनस काइनेटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी। h न्यू नॉट इज योर वर्क फंक्शन जो यहाँ पर आपको दे रखा है। एक काम करो, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो, इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो जूल्स को। तो इसको W0 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो देखो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये कट गया, 2 टाइम कट गया, तो वर्क फंक्शन भी तुम्हारा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो वर्क फंक्शन इज योर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, एंड h न्यू की वैल्यू यहाँ से ही एक फोटोन की 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इक्वल टू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपको इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसे हमारी किताब में कर रखा है। ठीक है, ठीक है गाइस। तो देखो इस तरीके के आपको सवाल फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी एनसीईआरटी उठाकर सॉल्व करेंगे कि नहीं। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों का क्लास 11th का एनसीईआरटी कंप्लीट होने वाला है, फिर हम लोग 12th के ही 11th का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका होने वाला है। अब हम लोग इसका फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस वगैरह सब उसके अंदर करेंगे। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट लगाते आया कि नहीं, आई वांटेड टू नो कि आपको ये कॉन्सेप्ट ठीक से लगाता आया कि नहीं। अगर आ गया तो वेरी गुड। अब गाइस अगले लेक्चर में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा स्पेक्ट्रम्स, और स्पेक्ट्रम के अंदर
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, तो उस लोग पूरे को समझने के लिए आप लोगों को लगाना पड़ेगा दिमाग, और फिर हम चलेंगे नील बोर के मॉडल ऑफ एटम की तरफ। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे लाडले बच्चों।